नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बहरी अरब में इंतहाई शदीद तूफान ताउते गुजरात के साहिल से टकराने और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के बाद उसका जोर टूट रहा है, लेकिन खतरा ताहाल बरकरार है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक तूफान की वजह से कम 3 अफराद, जिनमें से एक बच्चा और एक खातून भी शामिल है, हलाक होने की इत्तला है। गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक ये तादाद कम से कम 5 है। ताउते के जोर की वजह से साहिली इलाकों में बड़ी तादाद में दरख्त, कच्चे पक्के मकानात और बिजली के खंभे गिर चुके हैं। दरख्तों के गिरने के हजारों वाकयात की इतलात हैं, जिससे साहिली इलाकों में सड़क के ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुए हैं। 2000 से ज्यादा गांव में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। सुबह 8:30 बजे ये एक तेज और शदीद तूफान की शक्ल में अहमदाबाद से 210 किलोमीटर जुनूब मशरिक में, अमरेली से 10 किलोमीटर मशरिक में और सुरेंद्र नगर से 130 किलोमीटर जुनूब मशरिक में वाक़ था। अब यह तूफान यहां से राजस्थान की तरफ मुड़ चुका है। इसके असरात से रियासत के 17 अजला के 70 से ज्यादा ताल्लुकात में बारिश हुई है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 9 इंच यानी 180 मिलीमीटर बारिश बक्सर में हुई। कहा जाता है कि देर शाम तक ताउते तूफान कमजोर होकर या शदीद दबाव की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। भावनगर और गिर सोमनाथ अजला के दरमियान गुजरात के ये साहिल से टकराया था। इससे कबल एहतियाती तदाबीर के तौर पर 2,02,000 लोगों को 840 साहिली गांवों से ज्यादा महफूज ठिकानों में मुंतकिल किया गया था। माहीगीरों की 19,000 से ज्यादा कश्तियां समंदर से वापस बुलाई गई। तूफान से आम, केले और दीगर अकसाम की फसलों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। बाज़ मकामात पर साहिल पर बंदी कश्तियों के बह जाने की भी इतलात है। अब इसी तूफान से जुड़ी एक और खबर। अरब सागर से उठा तूफान ताउते गुजरात से निकलकर राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। ये मंगल यानी आज देर रात तक राजस्थान पहुंचेगा। तूफान के कमजोर पड़ने से अब 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। पहले अंदाजा था कि हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर तक रह सकती है। महकमे मौसमियात ने इस सिस्टम की वजह उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर राधे श्याम शर्मा ने बताया कि सिस्टम के असर की वजह से मंगल की देर रात से चारशुम्बे की सुबह के बीच बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और दीगर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के भी कई इलाकों में, कई जिलों में चारशुम्बे की दोपहर और देर शाम तक तेज बारिश का अंदाजा है। ताउते तूफान के बाद मुंबई के समंदर में हिंदुस्तान के 4 जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों पर 710 लोग फंसे हैं और इनमें से अब तक 215 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा फील्ड्स में बाज P305 पर रेस्क्यू मिशन जारी है। इस पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे। इनमें से 177 को रेस्क्यू किया गया है। बाज P305 के रेस्क्यू में INS कोलकाता और INS कोची जुटे हुए हैं। अगले कुछ घंटों में सभी लोगों को महफूज निकाल लिए जाने का इम्कान है। इनके अलावा बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर पर 137 अफराद सवार थे। इनमें से 38 को रेस्क्यू किया गया। 2 जहाज़ों तक मदद पहुंच रही है। नेवी के तर्जुमान मेहुल कार्निक ने बताया कि बार्ज P305 पर रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही सभी लोगों को महफूज निकाल लिया जाएगा। बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर में 137 लोग फंसे हैं। ये कोलाबा पॉइंट से 48 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ की तरफ फंसा है। यहां बचाव के लिए इमरजेंसी एक बोट भेजी गई है। इसके अलावा CGS सम्राट भी यहां मदद के लिए पहुंच रहा है। इस पर से अब तक 38 लोगों को बचाया गया है।
वहीं सागर भूषण पर 101 लोग फंसे हैं और बाज SS3 पर 196 लोग फंसे हुए हैं। ये दोनों जहाज पीवाव पोर्ट से 50 नॉटिकल माइल साउथ वेस्ट में फंसे हैं। इन पर मदद पहुंचाई जा रही है। INS तलवार को यहां रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना किया गया है। नेवी के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट P-81 और हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू मिशन पर नजर रखी जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस माह मंगल के रोज 10वीं मर्तबा इजाफा किया गया और हैदराबाद में पेट्रोल 96 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गया। दिल्ली और मुंबई समेत मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों के अलावा हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे और डीजल की कीमतों में 31 पैसे का इजाफा किया गया, जिसकी वजह से उनकी कीमतें एक नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक हैदराबाद में पेट्रोल 28 पैसे महंगा होकर 96 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया। ये आम नॉर्मल पेट्रोल है, जबकि ब्रांडेड पेट्रोल पहले ही 100 रुपए से ऊपर है। जबकि डीजल की कीमत 31 पैसे इजाफे के साथ 91 रुपए 40 पैसे माफ कीजिएगा 91 रुपए 4 पैसे फी लीटर पहुंच गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 4 मई से अब तक 10 दिन कीमतों में इजाफा किया है, जबकि 5 दिन कीमतें मुस्तहकम रही। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 45 पैसे और डीजल 2 रुपए 78 पैसे महंगा हो चुका है। इस्राइल और हमास के बीच जंग का आज 9वां दिन है। जंग का खुमियाजा दोनों तरफ उठाना पड़ा है, लेकिन हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहां की आबादी करीब 21 लाख है। इनमें से 11 लाख लोगों के पास अब पीने का पानी, टॉयलेट और बिजली जैसी बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। बमबारी ने सब तबाह कर दिया है। जंग में अब तक 220 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल में 12 लोगों की जान गई है, इनमें से एक फौजी है। गाजा सिटी में 7 साल पहले पीने के पानी, सीवरेज और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम किया गया था। इसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी मदद की थी। आज ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। एक वाटर फिल्टर प्लांट तो ऐसा था जिससे 2.5 लाख लोगों को पानी मुहैया कराया जाता था। इजरायली बमबारी से यह तबाह हो चुका है। शहर के ज्यादातर हिस्से में पाइपलाइन से घरों में पानी पहुंचाया जाता था। ये पाइपलाइन टूट चुकी है। अब करीब 11 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी नहीं है। यही हाल इलेक्ट्रिसिटी का है। गाजा सिटी में इलेक्ट्रिक सप्लाई की चेन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। भयानक गर्मी की वजह से हालात और ख़राब हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 12 लाख लोगों के पास फिलहाल बिजली नहीं है। स्कूल या तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं या बमबारी की वजह से बंद है। लिहाजा 6 लाख बच्चे अब घरों में कैद हैं। 40,000 लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया है। गाजा सिटी में सिर्फ एक कोविड टेस्टिंग लैब थी। इजरायली बमबारी में ये मलबे में तब्दील हो चुकी है। यह हाल तब है जबकि लेबनान और गाजा में इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। कुछ हॉस्पिटल बचे हैं, लेकिन यहां मेडिकल सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन प्लांट बमुश्किल काम कर रहे हैं। दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स या दवाएं बमबारी की वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं।
6 अस्पताल और 7 क्लिनिक्स अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इजरायली फौज के तर्जुमान जनरल हैदी जिलबरमैन ने आर्मी रेडियो से बातचीत में कहा कि हम अपने ऑपरेशन तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमास को पूरी तरह तबाह नहीं कर देते। अगर इसराइल पर हमला होता है तो इसका जवाब अपने तरीके से देगा और आप फिलहाल यही देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमास भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने एक बयान में कहा कि इजरायली एयरफोर्स घरों और लोगों के जरूरत वाली जगहों को निशाना बना रही है। हम भी इसराइल पर रॉकेट दागते रहेंगे। इसराइल को पहले ही यह जानकारी हो चुकी थी कि हमास ने कंक्रीट की सुरंग बनाई थी और रॉकेट फायर करने के बाद हमास के लोग उसमें छिप जाते हैं, इसलिए उसने स्पेशल बमों के जरिए उन सुरंगों को टारगेट किया है। उसे काफी हद तक कामयाबी मिली है। अगर इस जंग में दोनों पहलुओं का अगर कंपैरिजन करें तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि 90% नुकसान फिलिस्तीन और हमास का हुआ है। 2014 के सीज फायर के बाद गाजा सिटी और फिलिस्तीन उठने उभरने की कोशिश कर रहा था। काफी हद तक कामयाबी भी मिली थी, लेकिन अब वो फिर 10 साल पीछे चला गया है। हमास ने 2006 में गाजा पर अपना कंट्रोल किया था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तब से वो सिर्फ जंग की ही तैयारी कर रहा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इलाकाई और जिले हुकाम को फील्ड कमांडर करार देते हुए कहा कि उन्हें जमीनी सतह पर मंसूबों और पॉलिसियों का इस्तेमाल करके हर किस्म की तदाबीर के हथियारों का मुनासिब इस्तेमाल करना है। मोदी ने मंगल के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के जिले और इलाकाई हुक्काम के साथ बात करके कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में यह लड़ाई तिब्बी अफसरों की सरबराही में लड़ी जा रही है और तमाम अफसरान अपने बेहतरीन तजुर्बात और स्कीमों की कामयाबी को शेयर करें ताकि उन्हें मुल्क के दीगर इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में आप सब एक बहुत अहम किरदार में हैं। आप एक तरह से इस जंग के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी जंग में होता है, फील्ड कमांडर बड़े मंसूबे तश्कील देता है, जमीन पर लड़ाई लड़ता है, सूरत हाल के मुताबिक फैसला करता है। आप सब इस वक्त हिंदुस्तान की इस जंग के अहम फील्ड कमांडर की हैसियत से क़यादत कर रहे हैं। सुनने का मुझे अवसर मिला। वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं, लेकिन हर एक को तो संभव नहीं हुआ है। लेकिन हर एक के पास कुछ न कुछ नया था, कुछ न कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे। और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मूलभूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट करके उसका उपयोग करते हैं। कई अच्छे इनोवेटिव प्रयास है। जिन लोगों का आज बात करने का मौका नहीं मिला है, उनके पास भी बहुत कुछ होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप बिना संकोच, आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है, अच्छे ढंग से की है, वो मुझे जरूर भेजिए, लिख करके मेरे तक पहुंचाइए और मैं इसका अन्य जिलों में उपयोग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूंगा। क्योंकि आपकी मेहनत, आपके इनोवेशंस ये देश के भी काम आने चाहिए। और मुझे विश्वास है आज जितनी बातें मेरे सामने आई, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें काम आएगी। और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूंगा कि आप अपनी कुछ चीजें जरूर मेरे से शेयर करिए। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की पेशगोई की जा रही है और इसके पेश नजर वक्त के साथ बच्चों को इस वबा से बचाने के लिए मुनासिब इकदाम करने की अशद जरूरत है। राहुल गांधी ने मंगल को कोरोना से निपटने की हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को वबा से महफूज रखने के लिए मोदी सरकार को नींद से बेदार करने की जरूरत है ताकि बर वक्त इलाज का पुख्ता इंतजाम किया जा सके। उन्होंने ट्वीट किया कि आने वाले वक्तों में बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए इकदाम करने की जरूरत होगी। पेशगी सूरत हाल से निपटने के लिए बच्चों की खिदमत और हिफाजती टीकों से मुतालिक तदाबीर का एहतमाम होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए यह जरूरी है कि मौजूदा मोदी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नींद में झिंझोड़ा जाए।
दुनिया भर में कोरोना वबा अपना कहर बरपा रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों में वायरस की रफ्तार में कुछ कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 5,34,257 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 10,699 लोगों की मौत भी हुई। वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में अमवात का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया। यहां अब तक 6,533 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34 लाख 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 करोड़ 29 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 78 लाख अफराद का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,01,000 लोगों की हालत तशवीशनाक है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया के उन मुल्कों को फिर मदद करने जा रही है जहां कोरोना वायरस से हालात खराब हैं और जहां की हुकूमतें वैक्सीन खरीद पाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर की रात कहा कि अमेरिका जून में 2 करोड़ वैक्सीन डोज डोनेट करेगा। इसके पहले भी अमेरिका 6 करोड़ वैक्सीन डोज डोनेट करने का वादा कर चुका है। बाइडेन के इस ऐलान के एक दिन पहले डब्ल्यूएचओ के चीफ टेड्रोस गैब्रियोसिस ने अमीर मुल्कों पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो अपने यहाँ बच्चों और नौजवानों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, जबकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा था कि बेहतर होगा कि अमीर मुल्क अपनी जिम्मेदारी समझें और उन मुल्कों को वैक्सीन दें जहां अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीनेट नहीं किया जा सका। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने एडिटोरियल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यही सलाह दी थी। कोरोना के केसेस अचानक बढ़ने, वैक्सीन की कमी होने और तीसरी लहर के अंदेशे ने हिंदुस्तान की मुश्किलें तो बढ़ाई हैं, वहीं दूसरे कई मुल्कों को भी फिक्र में डाल दिया है। हिंदुस्तान अब तक इन मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई करता आया है या उन्हें हिंदुस्तान से वैक्सीन मिलने की उम्मीद थी। हुकूमत से जुड़े 3 ज़राए के मुताबिक अब हालात ऐसे हैं कि हिंदुस्तान अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन एक्सपोर्ट शुरू कर पाने की हालत में नहीं है। इसकी वजह मुल्क में वैक्सीन की डिमांड पूरी ना होना है। वैक्सीन की डिमांड पूरी अब हुकूमत का जोर पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करने पर है। इसका बुरा असर दुनिया के गरीब मुल्कों को वैक्सीन देने के लिए शुरू की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल कोवैक्सिस पर पड़ेगा। उसे वैक्सीन की सप्लाई में देरी का अंदेशा है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की दुनिया में सबसे तेज बढ़ोतरी से जूझ रहे हिंदुस्तान ने 1 महीना पहले वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक दिया था। इससे पहले हिंदुस्तान दुनिया के कई मुल्कों को 6.5 करोड़ से ज्यादा डोजेस बतौर मदद दे चुका था या बेच चुका था। एक्सपोर्ट रुकने से बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के कई मुल्क बुनियादी सप्लाई के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने पीर के रोज ही हिंदुस्तान से बाहर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को साउथ एशियन कंट्रीज से वैक्सीन की कमी को देखते हुए कोवैक्सिस में एडवांस सप्लाई बढ़ाने की अपील की थी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये जानकारी देने वाले जराए इस मुद्दे पर मीडिया से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान अब अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रायोरिटी देगा, क्योंकि जुमला मुतासरीन की तादाद 2.5 करोड़ को पार कर चुकी है और हर दिन मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने लगी है। बीते दिन मुल्क में 2,63,021 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। ये लगातार दूसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम मुतासरीन मिले। इससे पहले इतवार के रोज 2,82,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पीर के रोज मुल्क में कोरोना के मामलों में 3 रिकॉर्ड दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,22,391 लोगों ने कोरोना को मात दी। ये एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 8 मई को 3,86,000 लोग ठीक हुए थे। इसी तरह पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड 1,63,000 की कमी हुई। इससे पहले 16 मई को इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़े में 1,836 की गिरावट रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि अमवात का आंकड़ा फिक्र बढ़ाने वाला है। पीर के रोज मुल्क में रिकॉर्ड 4,334 मुतासरीन की मौत हुई। यह भी एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 7 मई को 4,233 लोगों की मौत हुई थी। मुल्क में कोरोना की लहर अब धीमी पड़ रही है। वजारत सेहत के मुताबिक रिकवरी में क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एक्टिव केसेस में भी कमी आ रही है। सिर्फ 8 रियासतें ऐसी हैं जहां रोज 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 26 रियासतों में नए केसेस से ज्यादा
तादाद में मरीज रिकवर हो रहे हैं। सिर्फ 8 रियासतें ऐसे रह गई हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में मंगल के रोज पॉजिटिविटी रेट 14.10% दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केसेस और पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहे हैं। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। उन्हें बताया गया है कि अगले 10 से 12 दिन में ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा डीआरडीओ की डेवलप की गई एंटी कोविड ड्रग 2DG को भी इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिला है। हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इसे जोड़ने के लिए दवा की जांच करेंगे। वहीं वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने मंगल के रोज कहा कि दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले हम बेहतर हालात में हैं। दुनिया की कुल आबादी का 1.8% हिस्सा ही अब इस बीमारी से मुतासिर हुआ है। हम इन्फेक्शन का फैलाव 2% से कम आबादी में रोकने में कामयाब हुए हैं। करना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे, अगर आप देखें कि हमारे देश और हमारे देश की तरह दूसरे देशों में कितने केसेस पाए गए और वह जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो पिछले 1 साल 4 महीने के कंटिन्यूड एफर्ट्स by the medical fraternity, by the states and districts in coordination with union government, we had been able to ensure कि हमारा इन्फेक्शन फैला जरूर है, लेकिन अभी भी केवल 1.8% देश की पॉपुलेशन ही उस इन्फेक्शन की चपेट में आई है जो कि पॉजिटिव पाई गई। आप इसको अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो पाते हैं कि कुछ और देशों में यह, जैसे कि अमेरिका में अराउंड 10.1% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड और पॉजिटिव पाई गई। ब्राजील में यह बढ़ते बढ़ते करीब 7.3% है। फ्रांस जैसे विकसित देश में भी यह 9% है। इसी तरह रशिया में 3.4%, इटली में 7.4%। तो हमारे जो एफर्ट फील्ड पर रहे हैं, जिसमें हमने इफेक्टिवली कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जो एफर्ट किए, उसके तहत हमने इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफी हद तक रोका है। यानी कि आज भी हमारे देश की केवल 2% पॉपुलेशन ही इन्फेक्शन या पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन इसी के साथ एक कंटिन्यूड चैलेंज फिर हम लोगों के सामने आता है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वल्नरेबल बोले या ससेप्टिबल बोले, करीब 98% देश की पॉपुलेशन आज भी ससेप्टिबल है। यानी कि जरूरी है कि हम किसी भी समय पर अपना एफर्ट्स, अपने जो हमारा प्रयत्न है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश की काफी पॉपुलेशन अभी भी इन्फेक्शन होने के उसके चांसेस हैं। तो हम जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स पर, कंटेनमेंट से लिंक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना फोकस बनाए रखें। किसी भी तरह की कोताही। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि पूरी दुनिया की आबादी को टीका लगाने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। मंगल को जारी बयान में कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला ने हिंदुस्तान के बारे में भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में से हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन 2 से 3 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें कई चैलेंजेस हैं। पूनावाला ने कहा कि कंपनी ने हिंदुस्तान के लोगों की कीमत पर वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं किया है। लखनऊ में कोरोना से होने वाली अमवात के सरकारी आंकड़ों और हॉस्पिटल से जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट में बड़ा फर्क है। 1 मार्च 2021 से 17 मई तक लखनऊ में 1042 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यह सरकारी आंकड़ा है। इसी दौरान यानी करीब 2.5 महीने में लखनऊ में 13,000 से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए। 1 से 15 मई तक यानी 15 दिनों में ही 4,802 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। ये पिछले साल कोरोना आने के बाद से अब तक किसी एक महीने में जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी तादाद है। 1.5 महीने में लखनऊ में कोरोना के हालात कितने भयानक हैं, इसका अंदाजा अलग अलग हॉस्पिटल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़े दे रहे हैं। पिछले 1.5 महीने यानी 1 अप्रैल से 15 मई तक 7,890 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। इसी साल 15 फरवरी से 31 मार्च तक 5,970 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। 2.5 महीने में जारी 13,313 डेथ सर्टिफिकेट में 4,752 खवातीन के हैं। एक ट्रांसजेंडर का भी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है।
कोरोना कहर के दरमियान लाशों की आखिरी रसूमात पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां इज्जत के साथ आखिरी रसूमात भी अदा नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के बालिया इलाके में पुलिस की मौजूदगी में टायर और पेट्रोल से लाशों को जलाकर आखिरी रसूमात अदा किए जाने से मुतालिक वीडियो सामने आने के बाद 5 पुलिस एहलकारों को पुलिस लाइन भेज दिया गया। ये वाकया बलिया जिले के फेफना में वाक़े मेदे घाट इलाके में पीर के रोज पेश आया था। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी बलिया विपिन ताडा ने 5 पुलिस एहलकारों को, जिन्हें लाशों की आखिरी रसूमात अदा करने का काम सौंपा गया था, उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया है। उन्होंने वाकये की जांच का हुक्म भी सादर कर दिया। एडिशनल एसपी रैंक के अफसर के जरिए इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। वीडियो क्लिप में पुलिस एहलकार खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक शख्स जलते हुए टायरों के ढेर में पेट्रोल डाल रहा है, जहां लाशें रखी गई थी। जराये ने बताया कि लाशें सड़ने लगी थी और उन्हें जलाने के लिए पास में लकड़ी दस्तयाब नहीं थी। यह वाकया वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सभी लाशों की आखिरी रसूमात बाइज्जत तरीके से की जानी चाहिए। कोरोना के दरमियान गुज़िश्ता दिनों बिहार में गंगा नदी में मिली लाशों ने हर किसी को झिंझोड़ कर रख दिया था। बक्सर में नदी किनारे लाशें मिलने के बाद हुकूमत की बदनामी भी हुई, लेकिन अब लाशों के मामले में रियासती हुकूमत के हैरान करने वाले आदादोशुमार सामने आ रहे हैं। दरअसल पटना हाई कोर्ट में हुकूमत के जरिए जो आदादोशुमार पेश किए गए हैं, उनमें तजाद नजर आता है। इस तजाद से चीफ जस्टिस संजय करोल हैरान वो शशदर रहे हैं। दरअसल पीर के रोज पटना हाईकोर्ट में हुई समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी के जरिए जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें बताया गया कि 1 मई से 13 मई के दरमियान बक्सर में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन पटना के डिविजनल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि 5 मई से 14 मई के दरमियान बक्सर में वाक़ शमशान घाट पर 789 लाशें जलाई गई हैं। अब जाहिर है कि आम सूरत हाल में तो इतनी लाशें शमशान घाट में जलाई नहीं जाती, तो कोरोना मरीजों की लाशें बड़ी तादाद में शमशान घाट पहुंचने की बातें कही जा रही हैं। बहरहाल अब बक्सर में कोरोना से हुई अमवात और घाट पर जलाई गई लाशों के आदादोशुमार में इतने बड़े फर्क को देखकर हाईकोर्ट के जज हैरत में हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन दोनों रिपोर्ट्स में से कौन सी रिपोर्ट सही है। अदालत ने एडवोकेट जनरल ललित किशोर से भी पूछा कि अगर रिपोर्ट में बक्सर में सिर्फ 6 लोगों की ही कोरोना से मौत हुई है, तो शमशान घाट में 789 लाशें कैसे जलाई गईं। इस सवाल पर एडवोकेट जनरल ने दोबारा आदादोशुमार हासिल करने की बात कहते हुए अदालत से कुछ वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने 19 मई तक मुख्तलिफ नुकात पर जवाब दाखिल करने को कहा। कोरोना के तई आवाम को लगातार बेदार करने वाले डॉक्टर के अग्रवाल खुद कोरोना से हार गए हैं। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का पीर की रात 11:30 बजे इंतकाल हो गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह रह चुके डॉक्टर अग्रवाल कोरोना से मुतासिर होने के बाद एम्स के आईसीयू में दाखिल थे। गौरतलब है कि के अग्रवाल कोरोना वैक्सीन के दोनों खुराकें हासिल कर चुके थे। पीर को देर रात गए डॉक्टर के अग्रवाल के इंतकाल की इत्तला उनके ट्विटर हैंडल के जरिए जारी की गई। ट्वीट में लिखा गया कि इंतहाई अफसोस के साथ मुताला किया जा रहा है कि डॉक्टर अग्रवाल 17 मई की रात 11:30 बजे के करीब कोरोना से लंबी लड़ाई लड़ते हुए इंतकाल कर गए। जब से वो डॉक्टर बचे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों और सेहत से मुतालिक बेदारी के लिए वक्फ कर दी थी। इससे कबल 14 मई को के अग्रवाल की मौत की अफवाह उड़ाई गई थी, जिसके बाद उनके अहले खाना ने सोशल मीडिया के जरिए उनके बाहयात होने की इत्तला फराहम की थी। डॉक्टर अग्रवाल ने 28 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल पर कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला दी थी। कोरोना की जद में आने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कोरोना से लड़ने की तरकीब बता रहे थे। के अग्रवाल सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के तई बेदार करने के लिए जाने जाते थे और अक्सर टीवी चैनलों पर नजर आया करते थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET 2021 को मुलतवी कर दिया है। ये इम्तिहान 20 जून को मुनक्किद होना था। इम्तिहान मुलतवी करने के साथ ही NLU ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 जून तक बढ़ा दी है। फिलहाल इम्तिहान की तारीख को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। यूनिवर्सिटी जल्द ही इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान करेगी। नई तारीख जारी होने के बाद कैंडिडेट्स NLU के ऑफिशियल वेबसाइट nludelhi.ac.in पर इम्तिहान का शेड्यूल चेक कर सकेंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।